मनीष जिस कारखाने में काम करता था वहाँ का मालिक बहुत घमंडी था। नौकरों को अपने सामने कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था। एक दिन एक नौकर ने मालिक के आगे हाथ जोड़कर 1 लाख मांगे क्योंकि उसकी बेटी का ऑपरेशन था। लेकिन मालिक ने उसे धुतकार कर कहा कि मेरे पास इतना फालतू पैसे नहीं हैं जो तुम गरीबों पर लुटाता फिरो। जो नौकर आगे बढ़कर मदद के लिए आए, मालिक ने उन्हें भी निकाल दिया। लेकिन अगले दिन मालिक की चीखें निकल गई क्योंकि जब मालिक कारखाने में आया तो सामने मनीष की बड़ी मुश्किल से इस कारखाने में नौकरी लगी थी। ये कारखाना प्लास्टिक के घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें तैयार किया करता था। पिछले 1 महीने से मनीष मारा मारा कभी इधर नौकरी के लिए लोगों की मिन्नतें करता और कभी दूसरी जगह। 2 दिन से भूखा था। पानी पी पी कर तो उसे लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में अब खून की जगह पानी ही बनने लगा है। एक तो गर्मी की तेज़ी, ऊपर से भूख उसके शरीर को खोखला करती जा रही थी। आज जब वो इस कारखाने में आया तो कारखाने के मैनेजर ने उससे छोटा मोटा इंटरव्यू लिया। सवाल जवाब करने लगा कि आज से पहले क्या कोई काम किया है या प्लास्टिक के बारे में कितनी जानकारी है। तो टूटे फूटे शब्दों में मनीष को जितनी नॉलेज थी वो सब कुछ मैनेजर को बताने लगा। मैनेजर ने जब उसकी हालत देखी तो सर से पैर तक देखने के बाद कहने लगा, नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जैसी तुम्हारी हालत है तुम तो मुझे काफ़ी कमज़ोर और बीमारियों में जूझे हुए दिखाई देते हो। मुझे तो ये डर है कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह तुम्हारी हालत दिखाई दे रही है, कहीं काम करते हुए कारखाने में कोई ऊंच नीच तुम्हारे साथ हो गई तो फालतू में हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। इतना सुनना था कि मनीष की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसे ये डर लगने लगा कि कहीं ये नौकरी भी हाथ से चली न जाए। घबराते हुए फ़ौरन कहने लगा, नहीं नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो काम कहेंगे मैं कर लूँगा, जो नहीं आता वो भी सीख कर लूँगा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आज घर में पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी बच्चे भूख से मर जाएंगे। पता नहीं कितनी आस उम्मीद उन लोगों को मुझ पर है। खाली हाथ वापस गया तो वो लोग तो जैसे एक बार फिर भूखे ही सो जाएंगे। ये सुनकर उस मैनेजर को भी उस पर दया आ गई थी। कहने लगा कि हाँ ठीक 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 है, यहाँ पर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मनीष की हालत देखकर मैनेजर को भी विश्वास हो चुका था कि ये सचमुच में काफ़ी दिनों से भूखा है, इसे ठीक से खाना नहीं खाया। इसलिए सबसे पहले उसने मनीष को खाना दिया, जिसे मनीष ने थोड़ा बहुत खाकर एक तरफ रख दिया था। मैनेजर ने जब ये देखा तो कहने लगा, ये क्या, अभी तो कह रहे थे कि 2 दिन से भूखा हूँ और फिर 2 निवाले खाकर ही रख दिया। तो मनीष फ़ौरन कहने लगा कि हाँ मैं सच में कहता हूँ, मैं सच में भूखा हूँ, लेकिन 2 निवाले इसलिए खाकर रखा है कि घर में मेरी पत्नी बच्चे भूखे हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे मेरे गले से भी रोटी का टुकड़ा नहीं उतरेगा। मैनेजर ने मनीष से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। वहीं उसे दुख भी हुआ था कि ना जाने मनीष जैसे जितने ही लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो भूख प्यास और गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, मनीष जी जान से वहाँ पर काम करने लगा। खुश भी बहुत था। बाकी नौकरों से ज़्यादा काम करने लगा और एक ही दिन में सीख भी गया। शाम हुई तो वहीं रोटी और एक तरफ मनीष ने रखी थी, वो उठाकर घर ले जाने लगा। तभी मैनेजर की नज़र उस पर पड़ गई। सैलरी तो मनीष को महीने के बाद ही मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी मैनेजर ने कुछ सोचा और मनीष को अपने पास बुलाया। अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाल कर मनीष के हाथ में रख दिए और कहने लगा कि ये तुम्हारी एडवांस सैलरी है। अगले महीने जब पूरी सैलरी मिलेगी तो उसमें से मुझे 2,000 वापस कर देना। मनीष जान चुका था कि मैनेजर उसके साथ हमदर्दी जताते हुए पैसे दे रहा है। वो उसका धन्यवाद करने लगा। आंखों में आंसू भी आ चुके थे। फिर खुशी खुशी वो पैसे लिए और सौदा लेकर घर में दाखिल हुआ तो सब उसी का इंतज़ार में बैठे थे। बच्चे तो भूख से बेहाल थे, एक दूसरे पर गिरे हुए थे। इतनी हिम्मत भी न थी कि पिताजी के आने पर हमेशा की तरह भागकर बाहर आते और पिताजी के सीने से लग जाते। लेकिन जब बाप के हाथ में राशन देखा और खाने की खुशबू आई तो सब मैं तो जैसे ज़िंदगी लौट आई थी। दोनों बच्चे भागकर मनीष के पास आए थे और मनीष के सीने से लग गए। कहने लगे, पिताजी तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम ये सब कुछ हमारे लिए लाए हो। तो मनीष अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कहने लगा कि हाँ मेरे बच्चों, तुम सबकी दुआएं रंग ले आई हैं। मैं कहता ना था, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। देखो ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। वही पास में बैठी हुई अंजू ने मनीष को आते हुए देखा तो खुशी से ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगी। बच्चे बार बार उससे पूछ रहे थे कि पिताजी कब आएंगे, पिताजी को नौकरी मिली है या नहीं, आज रात हम पेट भर खाना खा सकेंगे या नहीं। बार बार बच्चों के सवालों से अंजू तंग आ चुकी थी, इसलिए वो बैठकर ऊपर वाले से बस यही दुआएं कर रही थी कि मेरे बच्चों को पेट भरकर खाना मिल जाए।
बस मैं कोई गाड़ी बंगले नहीं मांगती, बस एक समय का खाना मांगती हूँ जो मेरे बच्चे पेट भर कर खा सके। मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और शायद ऊपर वाले ने अंजू की दुआ सुन ली थी। अंजू ने जल्दी से बच्चों को गरम गरम खाना बनाकर दिया। बच्चे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। ये देखकर अंजू और मनीष की आंखें भीग गई। मनीष बहुत खुश था कि उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। वो ये सोचने लगा कि जितना मैनेजर अच्छा है, इस कारखाने का मालिक तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, बड़े दिलवाला होगा। यही सोचते सोचते मनीष की आंख लग गई। अगली सुबह जब वो उठा और काम पर जाने लगा, वो पैदल ही जा रहा था। आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद ही वो कारखाना उसे दिखाई देता था। आज भी जब वो चलते हुए जा रहा था कि तभी उसे कारखाने के बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। बड़ी गाड़ी थी और बड़ी महंगी लग रही थी। मनीष ने आज से पहले इतनी शानदार गाड़ी नहीं देखी थी। वो गाड़ी के पास खड़े होकर उसे देखने लगा और फिर अपने हाथ से गाड़ी को छूने लगा और ऊपर वाले से कहने लगा कि ये गाड़ी जिसकी भी है उसे भी ऐसे ही गाड़ी नसीब करना। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। लेकिन तभी एक पत्थर आकर उसके हाथ पर लगा। पत्थर खाकर दर्द से मनीष चिल्ला उठा और पीछे हटा। पलट कर देखा तो एक 3 पीस सूट में आदमी खड़ा था। गुस्से से मनीष को देख रहा था। कहने लगा कि गंदे इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मेरी गाड़ी को छूने की? और तेरी इतनी औकात है जो इस गाड़ी को छू सके? तू है कौन जो मेरी गाड़ी को छूता है? तेरे हाथों को ना मैं काट दूँ और मेरी इस गाड़ी का ड्राइवर और इस गाड़ी को धोने वाला नौकर भी साफ़ सुथरा है। जब तक 10 बार मैं उनके हाथ ना धुलवा लूँ अपनी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देता। और तू ऐसे ही मुंह उठाकर मेरी इस गाड़ी को छुए जा रहा है। तभी पीछे से बाकी मजदूर भी वहाँ आ चुके थे। बातों बातों में ये पता चल चुका था कि ये इस कारखाने का मालिक है। बहुत गुस्से वाला और घमंडी इंसान है। मनीष घबरा गया था। फौरन अपने कंधे पर रखे हुए रुमाल से गाड़ी को वो साफ करने लगा जहाँ पर उसने हाथ लगाया था। मगर ये बात इस कारखाने के मालिक को और गुस्सा दिला चुकी थी। वो आगे बढ़ा और एक थप्पड़ मनीष के मुंह पर मार दिया। कहने लगा, एक गलती की और अब दूसरी गलती। अपने गंदे कपड़े से मेरी गाड़ी को साफ कर रहा है। आज से पहले शायद ही मनीष को किसी ने इतना बेइज्जत किया होगा जितना यहाँ पर हो रहा था। तो वो घबरा गया था, बौखला गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हड़बड़ाए स्वर में कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस आपकी इस गाड़ी को देख रहा था। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मालिक जी। लेकिन सबके सामने वो आदमी कहने लगा कि पहले मेरे पैरों में गिरो और माफ़ी मांगो, तभी माफ़ करूँगा। तुमने मेरी गाड़ी को गंदा करने का सोचा भी कैसे? अगर नौकरी की चिंता ना होती तो मनीष कभी भी ऐसा नहीं करता। लेकिन बार बार अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे उसे दिखाई देने लगे, जो कल रात खाना खाकर सोए थे। बच्चे खुश थे कि पिताजी को नौकरी मिल गई। अगर वो ये नौकरी छोड़ देता या अकड़कर बात करता तो ये नौकरी उसके हाथ से जा सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिमाग में अपनी पत्नी बच्चों को रखकर वो घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ चुका था। कहने लगा, साहब जी माफ़ कर दो, आगे से मैं आपकी गाड़ी को देखूंगा भी नहीं। अभी वो इस तरह कह रहा था कि इससे पहले ही इस कारखाने का मालिक वहाँ से जा चुका था। जैसे मनीष की उसके सामने 2 कौड़ी की भी इज्जत न हो। ये दृश्य देखकर मनीष बहुत उदास हुआ था। बाकी काम वाले नौकर उसके पास चलते हुए आए और उसे समझाने लगे कि मालिक बहुत ही घमंडी आदमी है। बेहतर है कि आगे से इनकी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाने की कोशिश मत करना। ये हमें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझते हैं। यही बेहतर है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और वही करना चाहिए जो मालिक कहते हैं। इसके बाद मनीष ने यही करना शुरू कर दिया। आज से पहले उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का इंसान नहीं देखा था जिस तरह का उसका मालिक था। मैनेजर तो मालिक से बहुत अलग था। कारखाने में एक औरत भी काम करती थी जिसका नाम सुमिता था। वो विधवा थी, 7 बच्चों की माँ थी और घर की अकेली कमाने वाली थी। उसका पति इस फैक्ट्री में ही काम करते हुए जलकर मर गया था। उसके मरने पर फैक्ट्री के मालिक ने 1 लाख रुपया और उस औरत के हाथ पर रखा था और ये भी कहा था कि अगर वो चाहे तो अपने पति की जगह आकर काम कर सकती है। इस तरह वो औरत भी इस कारखाने में काम करने लगी थी। लेकिन क्योंकि औरत थी, ऐसे काम नहीं कर सकती थी जैसे कि मर्द करते हैं। इसलिए कारखाने के मालिक ने उसकी सैलरी भी मर्दों से कम रखी हुई थी। फिर भी बेचारी चुपचाप ये काम कर रही थी कि अगर कुछ बोलकर मालिक को कहेगी तो जितने पैसे आ रहे हैं उससे भी उसे हाथ धोना पड़ेगा। मालिक की क्रूरता का अंदाज़ा मनीष को इस बात से ही हो चुका था कि जब कारखाने के एक तरफ मौजूद कमरे में बैठे काम के सिलसिले में ही एक आदमी के साथ मालिक की बहस हो रही थी कि जब एक नौकर चाय का कप लेकर वहाँ पर गया, जैसे ही चाय का कप वहाँ पर रखा
तो अचानक मक्खी आकर चाय में गिर गई। इसमें ना ही गलती चाय बनाने वाले की थी और ना ही उस नौकर की। लेकिन गुस्से में मालिक ने सारी चाय उस मजदूर पर फेंक दी। गरम चाय थी, उसके हाथ और कंधा जल चुका था। जहाँ जहाँ चाय गिरी थी शरीर के उस हिस्से में छाले पड़ चुके थे, लेकिन मालिक को इस बात की परवाह नहीं थी। ये मंजर देख कर तो मनीष का शरीर कांप गया था। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती थी? भले ही मालिक के पास दौलत थी, लेकिन ऐसा घमंड, और वो भी इस कदर के इंसानों को इंसान न समझना। कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था जो मालिक नौकरों के साथ इतना बुरा व्यवहार रखते थे। अगले दिन मनीष जब काम पर आया तो अपने साथ काम करने वाले एक नौकर से सवाल कहने लगा कि मालिक ऐसे क्यों हैं? इन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि हमेशा से ऐसे ही थे। पूरे हिंदुस्तान में इनके बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नौकरों को इतना ख़राब क्यों समझते हैं? उस नौकर को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। कहने लगा कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए 7 महीने गुजर चुके हैं और इन 7 महीनों में मैंने मालिक को ऐसे ही देखा है। ये सुनकर एक बूढ़ा नौकर जो कि यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा था, चलता हुआ मनीष के पास आया। कहने लगा कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए एक अरसा बीत चुका है। मालिक हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वो बिल्कुल ही बदल कर रह गए हैं। ये बात मनीष ने सुनी तो उसके दिल में एक जिज्ञासा सी होने लगी और उस नौकर से कहने लगा कि चाचा, मुझे भी बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मालिक ऐसे क्यों हैं। ये तो खुद को हिटलर समझने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मालिक सारी नेकी दरिया में बहा देगा और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मैंने तो आज तक सबके लिए अच्छा ही सोचा है, लेकिन मालिक की जैसी हरकतें हैं, बेवजह लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत पैदा करता फिर रहा है। ये सुनकर नौकर कुछ पता नहीं लगा था कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ गया। हम तीनों को एक साथ खड़े देखकर डांटते हुए कहने लगा कि तुम लोगों को ये यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, बातों के लिए नहीं। काम के टाइम कोई भी बात करता हुआ दिखाई न दे। फौरन हम तीनों काम पर लग चुके थे। जब दिन को खाना खाने का समय हुआ तो मनीष उस बूढ़े नौकर के पास ही बैठा था। फिर सवाल करने लगा कि बताओ, सच्चाई क्या है? मालिक इतना कठोर क्यों है? कुछ समझता ही नहीं है। यह सुनकर वो बूढ़ा नौकर उसे अतीत बताते हुए कहने लगा, ये बात बहुत साल पुरानी है, जब मालिक का सिर्फ यही कारखाना हुआ करता था। धीरे धीरे इस कारखाने में इतनी तरक्की हुई कि मालिक ने शहर में 2-3 कारखाने और भी खोल दिए। उस समय उनका व्यवहार सबके साथ बहुत ही अच्छा होता था। उनमें घमंड और कुर्ता नहीं थी। अरे, जहाँ पर हम सब नौकर बैठकर खाना खा रहे होते, वहीं पर मालिक भी बैठ जाते और बैठकर खाना खाने लगते। कितनी ही बार तो मेरी प्लेट से मालिक ने सब्ज़ी खाई है। बड़ा अच्छा समय गुजर रहा था। मालिक सबका ख्याल रखते थे। लेकिन जिस दिन मैं कारखाने में आया था, उसी दिन एक और नौकर यहाँ पर आया था, जो कि बड़ा ही हंसमुख आदमी था। ऐसी बात करता कि सबको हंसा कर रख देता। मालिक उसे अपना दायां हाथ समझने लगे। उससे हर बात करते। सब नौकरों के साथ साथ उससे भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही करते थे। इस तरह मालिक ने धीरे धीरे उससे अपने कारखाने के राज बताना शुरू कर दिए। एक दिन वो मालिक को ही धोखा दे गया। मालिक को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी कंपनियां बंद हो गई। तभी उनके बिजनेस राइवल ने, जो कि मालिक का बहुत बड़ा दुश्मन था, मालिक से आकर कहने लगा कि अब नौकरों को सर का ताज बनाकर रखोगे, इन्हें पैर में रखने के बजाय कंधों पर बैठाओगे तो फिर यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे नौकर ही तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी के कर रख देंगे। मालिक के दिल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। 2 हफ्तों तक वो अस्पताल में रहे। धीरे धीरे काम पर आना शुरू किया। हम सब दोबारा से मालिक के पास गए, उनका हाल पूछने लगे, लेकिन मालिक बिल्कुल बदल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मालिक अब वो मालिक नहीं रहे, बल्कि उनकी जगह एक बहरूपी आ चुका है। हम तो बस तभी से मालिक का ये व्यवहार बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि मालिक क्यों बदल गए हैं। लेकिन बहरहाल इसके बाद इतने साल गुजर चुके, मालिक ने दोबारा किसी के साथ भी अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, बल्कि और बिगड़ता ही चला गया। शायद वही बात होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मालिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मनीष ने सुना तो कुछ सोच में पड़ चुका था। हाँ, मालिक को बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो सबके साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे, सबको ही बुरा समझने लगे ताकि दोबारा कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। मनीष सोच चुका था वो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे मालिक का व्यवहार सभी नौकरों के साथ दोबारा से अच्छा हो जाए। लेकिन वो ऐसा क्या कर सकता था? मालिक तो किसी नौकर को अपने पास फटकने भी नहीं देता था,
बार बार अपने पैसे का रोब झाड़ता और किसी को भी अपने पास तक फटकने नहीं देता था। उस दिन भी एक आदमी रोता हुआ मालिक के पास आया। कहने लगा कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है। खेलते हुए उसके सर में एक पत्थर फंस गया। डॉक्टर ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दिमाग में आगे चला गया। मेरी इकलौती बेटी है, इसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं है। मुझे जान से प्यारी है। अगर आप मेरी कोई मदद कर दें तो मैं सारी ज़िंदगी मुफ्त में आपके यहाँ नौकरी करूँगा, लेकिन ऊपर वाले के लिए मुझे किसी तरीके से 1 लाख रुपए दे दीजिए। बाकी पैसे मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है और पत्नी के गहने भी बेच दिए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने लाखों रुपए मांगे हैं। अगर आप 1 लाख दे देंगे तो मैं मुफ्त में आपकी नौकरी करूँगा। जब तक ये उधार नहीं उतर जाता, मालिक ने एक नज़र उसे देखा और कहने लगा कि अच्छा, आज 1 लाख दूँ, कल तुम 5 लाख मांगोगे और 5 लाख के बजाय फिर 10 पर आ जाओगे, और फिर ये उधार में हर महीने तुम्हारी सैलरी से 5-10 हज़ार करके काटता रहूँगा। यूँ तो सदियाँ बीत जाएंगी, मैं भी मर जाऊँगा, तुम भी मर जाओगे, और ये उधार वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों, मैं क्या हराम कमा रहा हूँ या तुम लोगों की मदद के लिए कमा रहा हूँ? जाओ कहीं और से मांगो। वो आदमी रोता रहा, लेकिन फिर जब मनीष ने ये देखा तो उसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ। वो आगे बढ़ा और अपने साथ कुछ और नौकरों को भी लेकर आया था। रोते हुए बैठे उस नौकर को उठाया और कहने लगा कि भाई चिंता मत करो, हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी बेटी के लिए करेंगे। आखिरकार हम भी बच्चे वाले हैं, हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे तो कल को ऊपर वाला हमें इसका बदला देगा। तुम चिंता मत करो, हम हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। सब ने सोचा कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी पत्नी ने इतने पैसे जोड़ कर रखे हैं, सबको मिलाएंगे तो 1 लाख तो बन ही जाएंगे। सारे नौकर ये सारी बातें कर रहे थे कि जब मालिक गुस्से से फट पड़ा। कहने लगा कि ये सब तुम मिलकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हो। इतनी हिम्मत है तुम लोगों में जो मुझे नीचा दिखा रहे हो। मैं सबको नौकरी से निकालता हूँ। इतना कहकर मालिक ने सभी नौकरों को खड़े खड़े अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया। अब तो नौकरों की भी बस हो चुकी थी। मनीष भी परेशान हो गया, लेकिन देखते ही देखते फैक्ट्री के सारे नौकर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि अगर आप इन नौकरों को निकालेंगे तो हम भी आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। हमने बहुत अत्याचार सह लिए हैं आपके, अब हम भी ये काम छोड़कर जा रहे हैं। देखते ही देखते वो कारखाना पूरा खाली हो गया। जैसे ही ये बात बाकी कारखाने के नौकरों को तक पहुंची तो वो लोग भी खुद ही नौकरियां छोड़कर वहां से जाने लगे। पहले तो मालिक बड़ा अकड़ रहा था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे लाखों का नुकसान होने लगा तो वो घबरा चुका था। नए नौकर भी आना छोड़ चुके थे, क्योंकि सारे गरीब कम्युनिटी थे जो यहाँ पर नौकरी करते थे। जैसे जैसे उन्हें पता चला कि उन्हें हमारे मजदूर भाइयों को अकड़ दिखाकर काम से निकाल दिया है और बहुत बुरा व्यवहार करता है, तो लोगों ने आना ही छोड़ दिया। जब लाखों करोड़ों का नुकसान होने लगा तो मालिक भी घबरा चुका था। उसे एहसास होने लगा था कि उसने ऐसा करके बहुत गलत किया है। एक समय वो भी आया जब मालिक खुद अपने काम वालों को फ़ोन करके कहने लगा कि काम पर वापस आ जाओ, मैं तुम लोगों की सैलरी भी बढ़ा दूंगा और तुम लोगों को दोबारा कभी काम से भी नहीं निकालूंगा। मालिक की अकड़ ख़त्म हो चुकी थी। जब मालिक ने कहा कि वो सबके सामने माफ़ी भी मांगने को तैयार है, तो अगले दिन ही सब वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। मनीष भी मौजूद था। जैसे ही मालिक ने सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर यह स्वीकार करना चाहा कि तुम लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मेरा बिजनेस और आगे बढ़ सकता है, लेकिन इससे पहले ही सभी नौकर आगे बढ़कर मालिक का हाथ पकड़ चुके थे। कहने लगे कि नहीं, आपकी हमारी नज़र में बहुत इज्जत है, बस हम आपको एक सबक सिखाना चाहते थे कि हम नौकर हैं, मेहनत करके कमाते हैं, हरामखोरी नहीं करते, खून पसीने की कमाई होती है ये। जो सैलरी आप हमारे हाथों पर रखते हैं, हम मेहनत करते हैं तो आपका ये कारखाना चलता है। अगर हम काम करना छोड़ दें तो आप भी सड़क पर आ सकते हैं। फिर ये घमंड क्रूरता कैसी मालिक को एहसास हो चुका था। धीरे धीरे उसका व्यवहार सबके साथ ठीक हो गया और फिर सब नौकरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।